गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एमएस स्कूल। पिछली कक्षा में हम कविता आराधना के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर 2 की एक कहानी है जिसका नाम है न्याय मंत्र, जिसके बारे में पढ़ेंगे, जिनके लेखक है श्री सुदर्शन। क्या कहते हैं सुदर्शन इस कहानी में? तो कि इस कहानी के द्वारा हमारे जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि जब न्याय की बात आती है तो न्याय है वो सबके लिए समान है। मतलब कि कोई बड़ा व्यक्ति हो कि कोई छोटा व्यक्ति हो, कोई बड़ा राजा हो तो कोई छोटी सी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति हो, मतलब सबके लिए न्याय है वो समान है। अगर कोई बड़ा राजा भी गलती करे तो उनको भी सजा मिलती है, अगर कोई छोटे लोग भी गलती करे तो उनको सजा मिलती है। मतलब जब न्याय की बात आती है तो न्याय कोई भी व्यक्ति को, यानी वो गरीब है, तवंगर है, ऊंच नीच, कोई भी भेदभाव नहीं देखती और अपना जो न्याय है वो निष्पक्ष न्याय है वो करते हैं। मतलब कि हमारे जो ये लेखक है वही दिखाने का प्रयत्न इस कहानी के द्वारा किया गया है। तो चलो इस कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री, जिनके लेखक है श्री सुदर्शन, जिनका जन्म हुआ है 1896 और निधन हुआ है 1968 में। हमारे जो सुदर्शन जी है उनका मूल वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म 1896 के पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। उन्होंने जो अलग अलग कहानियाँ जो लिखी है तो वो कहानी के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। पुष्पलता है, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। आज की हमारी जो कहानी है उस कहानी में क्या दिखाया गया है मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी। वही बात यहाँ पे दिखाई गई है कि जो सम्राट अशोक है वो सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। तभी उनकी मुलाकात शिशुपाल से होती है और उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया जाता है। और हम सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्याय है वो राजा देखता है न रंक देखता, रंक यानी गरीब, कि उनके लिए तो सब समान है। बस वही बात यहाँ पे दिखाने का प्रयत्न किया है कि न्याय के मामले में सब, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो, तवंगर हो, कोई भी हो, बट सब एक समान ही है। तो चलो हम अपनी ये कहानी है वो शुरू करते हैं। ये है हमारे सुदर्शन जी। संध्या का समय था, सूरज ढल गया था, इसीलिए चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। तो ब्राह्मण शिशुपाल का घर था। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा कि कौन है। तो बाहर से आवाज आई कि एक परदेसी, और ये विनती करते हैं कि क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिल जाएगा। तो शिशुपाल ने जैसे ही पूरा दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। तो उन्होंने तो मुस्कुराकर कहा, किसने कहा? तो कि शिशुपाल ने। किसको? तो जो परदेसी था, एक नवयुवक था, उसे कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य, सौभाग्य यानी खुशनसीबी है कि अतिथि यानी मेहमान के चरणों से मेरा घर कैसा हो जाएगा, तो कि पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। जैसे कि हम अपना जो दूसरा चित्र है उसमें जो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए है वो है एक परदेसी, और नीले रंग का वस्त्र वाला है वो है शिशुपाल। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। जैसे हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो हम कैसे उनका आदर सत्कार करते हैं ना, इसी प्रकार शिशुपाल भी जो अतिथि यानी मेहमान है उनको घर में भी ले गए और उनका आदर सत्कार किए। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। तो दोनों की बातचीत में वो एक बात पे पहुंचते हैं। तो कौन सी बात कर रहे थे? तो उस समय के देश की अवस्था यानी कि देश की जो हालात है उस पर बातें करने लगे। तो तभी शिशुपाल है वो बात करते करते बोले कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तो शिशुपाल बोले कि अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। अभी दोनों बात कर रहे थे देश के हालात पे। तो शिशुपाल बोलते हैं कि आज के जो यहाँ पे जो हो रहा है उसमें बड़ा अन्याय हो रहा है। तो परदेसी उस बात से सहमत यानी राजी न था। जो शिशुपाल ने जो बात बोली थी उससे ये परदेसी सहमत यानी राजी न था। तो वो परदेसी बोलता है कि दोष यानी गलती निकालना सुगम यानी सरल है
किसी की भी गलती हम आसानी से निकाल सकते हैं, पर कुछ करके दिखाना कठिन यानी कैसा है तो के मुश्किल है। तो शिशुपाल ने भी जवाब दिया कि अवसर अवसर यानी क्या, अगर मुझे कोई मौका मिले तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। हम अपने चित्र में भी देख सकते हैं कि पहले चित्र में जो आदर सत्कार करते हैं और दूसरे चित्र में उन दोनों के बीच बातचीत होती है। तो आप अवसर चाहते हो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। अभी दोनों के बीच ये से बातचीत चालू रहती है। तो वो परदेसी है तो ऐसा बोलते हैं कि अच्छा आपको मौका चाहिए। तो शिशुपाल उसे उत्तर देता है कि हाँ मुझे मौका चाहिए। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा यह बहुत कठिन काम है। अभी दोनों के बीच ऐसे बातचीत चल रही थी तो तभी जो परदेसी है उसने फिर उसे पूछा कि तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि फिर कभी कोई अन्याय नहीं होगा अगर आपको न्याय करने का कोई ऐसा मौका मिल जाए तो शिशुपाल बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो पूछते हैं कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा? ठीक है, तो फिर वही बात रही। तो दंड यानी क्या? सजा। क्योंकि कोई अपराधी अगर कोई गुनाह करे तो उसे दंड से वो नहीं बच पाएगा। तो भी शिशुपाल ने बोला नहीं। तभी परदेसी मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं कि यह काम तो बहुत ही मुश्किल काम है। तभी ये फिर से आंसर देते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो क्या बोलते हैं अभी कि हाँ मेरे लिए कुछ भी काम कठिन है, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी काम कर सकता हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं न्याय का डंका बजाना यानी सुप्रसिद्ध कि न्याय किसे कहते हैं उसके बारे में मैं ये कर सकता हूँ। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। यही सब बातें चल रही थी। तो जब लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, डंका बजाना यानी सुप्रसिद्ध होना, तो भी परदेसी धीरे से मुस्कुराते हैं पर उस बारे में वो कुछ बोलते नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और सुबह उठकर परदेसी शिशुपाल का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे रात काटने के लिए स्थान दिया था। फिर उनसे विदा लेके चले जाते हैं। हम अपने चित्र में भी देख सकते हैं कि जो चित्र है उसमें शिशुपाल से वो परदेसी विदा लेके जा रहा है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। जो परदेसी गया उनके बाद बहुत सारे दिन बीतने के बाद शिशुपाल के घर पर राजकर्मचारी यानी कि राजा के कुछ सिपाही आए और शिशुपाल को दरबार में चलने के लिए कहा। पर शिशुपाल तो सहम गए। सहम जाना यानी कि डर गए और वो समझ नहीं पाए कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। फिर उसको याद आता है और वो सोचने लगता है कि कहीं वो जो परदेसी मेरे घर आया था उसी ने तो सम्राट से कोई झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। तो ऐसे ही सोचने लगते हैं और जब दरबार पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक है। अभी ऐसी बातचीत करते करते मतलब वो सोचते सोचते जब दरबार पहुंचते तो दरबार पहुंचते ही शिशुपाल का कलेजा धड़कना यानी कि वो चिंतित हो गए। क्यों? तो कि उन्होंने देखा कि जो परदेसी था जो उनके घर पर ठहरा था वो और कोई नहीं था। वो कौन था? तो कि वो सम्राट अशोक था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की इच्छा यही है तो मैं तैयार हूँ। तभी सम्राट बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर यानी कि मौका देना चाहता हूँ, आप तैयार है? क्यों? तो कि जब जो परदेसी है वो कौन है? वो सम्राट अशोक ही था। तो जब उन दोनों के बीच बात हो रही थी तो पता है ना, शिशुपाल ने ऐसा बोला कि अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा सकता हूँ। तो यही बात आज सम्राट को पसंद आई और इसीलिए सम्राट ने उन्होंने यहाँ पे बुलाया और कहा कि मैं आज आपको न्याय का मौका देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? तो सबसे पहले तो शिशुपाल थोड़ा घबराए, डरे। फिर वो बोले कि अगर आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी शासन की निशानी। तो जब भी ये सम्राट अशोक है वो बोले कि कोई बात नहीं, कल से आप न्याय मंत्री है, और उनके हाथ से जो अंगूठी है वो शिशुपाल को पहना दी और ये जो अशोक की राजमुद्रा यानी शासन की निशानी थी।
अब शिशुपाल तो न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित यानी अच्छी तरह से। उन्होंने जो राज्य की अच्छी तरह से जो व्यवस्था है व्यवस्था शुरू करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी का भय नहीं रहा। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अभी जो शिशुपाल है वो न्याय मंत्री बन गए, तो शिशुपाल ने सबसे पहले राज्य की अच्छी तरह से व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सुप्रबंध यानी अच्छी तरह से राज्य में पूरी शांति है वो रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय यानी डर नहीं था। कभी कभी तो लोग अपने दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, मतलब कि उनकी जो न्याय की प्रसिद्धि थी वो इतनी थी कि कोई चोर चोरी करने से भी डरता था। और चारों तरफ न्याय के सुप्रबंध मतलब कि अच्छी तरह से जो व्यवस्था है और न्याय की धूम मच गई यानी कि वो प्रसिद्ध हो गए कि उनकी जो न्याय की बात थी कि इनका जो न्याय है वो किस तरह से होता है, ये वाली बात है वो सबके यहाँ पे ऐसे फैल चुकी थी, यानी वो प्रसिद्ध हो गई थी। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। लगभग 1 महीने मतलब शिशुपाल न्याय मंत्री बने, उनके 1 महीने के बाद किसी ने रात में जो पहरेदार होता है तो उस पहरेदार की हत्या कर दी। और ये हत्या वाली बात सुबह तक चारों ओर क्या है वो फैल गई थी। लोग बड़े हैरान थे, आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी ये पहरेदार की हत्या किसने की। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई मतलब कि वो बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक करना, ये क्या है मुहावरा है, रात दिन एक करना मतलब कि वो अपराधी को ढूंढने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत है वो शुरू कर दी। हम अपने चित्र में भी देख सकते हैं कि एक पहरेदार है जिनकी हत्या हो गई है और दूसरे में वो सोचते हैं कि अपराधी कौन है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। इतनी मेहनत के बाद, अपने पहले ही लास्ट में देखा ना कि रात दिन एक कर दिया, कि इतनी मेहनत के बाद जब उसे पता चला कि जो पहरेदार है उनकी हत्या किसने की है, तो तभी वो आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यानी वो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उनकी हत्या स्वयं सम्राट ने की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं थे। अब क्या होता है, जब उनको पता चला कि ये पहरेदार है उनकी हत्या तो सम्राट ने की है, तो अभी सम्राट को अपराधी वो कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे घोषित कर सकते हैं। ये काम तो बहुत कठिन था क्योंकि शिशुपाल है वो एक तरफ से देखे तो सम्राट के सेवक है और दूसरी तरफ तो राजा है, तो राजा को हम ऐसे अपराधी कैसे कर सकते हैं। परंतु न्याय की दृष्टि में जो सम्राट या कोई साधारण व्यक्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं है, न्याय तो सबके लिए समान हो। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? तो न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। दूसरे ही दिन जब शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं तो सम्राट अशोक है वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही शिशुपाल आए तो उससे सम्राट अशोक ने पूछा कि अपराधी का पता चल गया? तो न्याय मंत्री ने साहस यानी हिम्मत पूर्वक कहा कि जी हाँ, चल गया। तो सम्राट अशोक बोले तो उसे उपस्थित यानी उसे हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। थोड़ी देर के लिए वो रुक गए क्योंकि सम्राट अशोक है उनको अपराधी घोषित करना था, पर फिर भी वो मक्कम हुए, निडर होके अपने जो उच्च अधिकारी है उसको संकेत यानी इशारे करते हुए बोले कि इन्हें गिरफ्तार कर लो और मैं आज्ञा देता हूँ।
और जो इशारा था यानी जो संकेत था वो किसकी ओर था, तो कि सम्राट अशोक की ओर था। संकेत दरबार में निशब्दता छा गई। निशब्दता यानी शांति, पूरा दरबार ऐसे शांत हो गया, क्योंकि जो उंगली उठी वो किस पे उठी थी, तो कि सम्राट अशोक पे उठी है। हम जैसे जानते हैं कि राजा है वो भगवान का रूप होता है, वो जो प्रजा है उनकी, इसीलिए सबके मन में था कि सम्राट अशोक की तरफ ये बात हुई, इसीलिए दरबार में पूरी शांति है वो छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। अभी जब भी ऐसा बताया गया कि उन्होंने गिरफ्तार कर लो, तो सम्राट तो गुस्से क्रोध से लाल होना कि उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, साहस यानी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। इतना बोलने के बाद जब सम्राट अशोक ने बोले कि तुम्हारा इतना साहस शिशुपाल को, पर जैसे न्याय मंत्री ने तो कुछ सुना ही नहीं हो ऐसा भाव प्रकट किया। न्याय मंत्री ने तो ऐसा दिखाया कि जैसे उन्होंने राजा की कोई बात सुनी ही नहीं हो। उन्होंने फिर से कहा कि देखते क्या हो, इस अपराधी को गिरफ्तार कर लो। और दूसरे ही क्षण यानी दूसरे ही पल में सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी यानी कि क्या, तो कि अपराधी के हाथ में पहनाने वाली जो लोहे की जंजीर होती है उसे कहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए। ठीक है, अभी न्याय मंत्री है वो उनसे पूछते हैं, क्योंकि अभी सम्राट अशोक नहीं रहे, वो क्या है तो कि एक अपराधी बन चुके हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, कि क्या तुम उसके बारे में मतलब कुछ भी कहना चाहते हो। तो तभी सम्राट होठ काट कर यानी कि क्षोभ प्रकट करना, शर्म, ठीक है, क्षोभ प्रकट करते हैं। तो न्याय मंत्री ने फिर इससे पूछे, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उससे अवश्य मारा है, पर उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। न्याय मंत्री ने पूछा कि तो तुम अपना अपराध है, आपने जो गलती की है वो आप स्वीकार करते हो। तो तभी वो बोलते कि हाँ मैंने उसे अवश्य यानी ज़रूर मारा है, पर क्यों, तो वो उद्दंड मतलब कैसा, तो कि वो अविवेकी था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। वो क्या कहते हैं कि वो उद्दंड था या नहीं, पर तुमने एक राज कर्मचारी की राज्य में काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या की है, इसीलिए तुम अपराधी हो, तुमने गलत किया है, इसीलिए आपको मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसा निर्णय शिशुपाल जो न्याय मंत्री थे उन्होंने दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। जैसे ये बात बताई गई सम्राट अशोक के बारे में कि आपने गलती की है तो आपको सज़ा मिलेगी और उस सज़ा मृत्यु दंड दिया जाता है। तो यही बात सुनकर पूरी सभा है वो सन्नाटा है, मतलब एकदम शांति, चारों ओर ऐसी शांति हो जाती है। और जब न्याय मंत्री का यह निर्णय सुन के खुद सम्राट है वो भी सिर झुका लेते हैं। सिर झुका लेना मतलब कि लज्जित होते हैं कि उन्होंने जो गलती की है उस पर वो पछताते हैं। और स्वयं शिशुपाल से जो परीक्षा रहे थे उसमें वो सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय भी ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। गदगद माने कि भाव विभोर हो गए थे, क्योंकि ऐसे उनके राज्य में ऐसे न्याय मंत्री वो थे कि उन्होंने नहीं राजा प्रजा दोनों को एक ही समान रखा था। अगर राजा ने गलती की तो राजा को भी उन्होंने दंडा, इसीलिए उस ऐसे व्यक्ति पाकर वो भाव विभोर हो गए थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। और फिर न्याय मंत्री का इशारा पाकर एक जो राजकर्मचारी है वो सम्राट अशोक की जो सोने की मूर्ति है वो लेकर हाजिर होता है। तभी न्याय मंत्री
सब वहाँ पे जो सभा भरी हुई थी, दरबार भरा हुआ था, जो सब बैठे हुए थे, उन सबको संबोधन करके बोलने लगते हैं कि यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, पर मैं न्याय मंत्री के साथ साथ ये भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी तो कोई नहीं, पर सम्राट अशोक है और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि राजा को हम ईश्वर का रूप मानते हैं, तो ईश्वर को तो हम दंड दे नहीं सकते। इसीलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को जो चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर यह सम्राट की सोने की जो मूर्ति है उनको फांसी पर लटकाया जाए, जिससे लोगों को भी शिक्षा मिले और लोग भी कभी ऐसा कुछ ना करें। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, जब ही यह राज सब हो गया, जब फैसला हो गया, उसके बाद न्याय मंत्री की सब बात सुनकर, न्याय सुनकर सब लोग उनका जय जयकार करने लगे। तो तभी सबके चले जाने के बाद शिशुपाल ने राजमुद्रा थी, जो शासन की निशानी के तौर पर सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री को दी थी, तो वो उन्होंने अशोक के सामने रख दी और बोले कि अब ये राजमुद्रा है, वो आप वापस ले लिए, मुझसे यह बोझ, यानी यहाँ पे कोई बोझ यानी भार नहीं बट जिम्मेदारी, पर मुझसे अभी ये जिम्मेदारी उठाई नहीं जाएगी। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा, गदगद कंठ से कहा, आप मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अशोक उसके साथ सम्मान भरी दृष्टि से देखते हैं और फिर उसको गदगद कंठ में कहते हैं, यानी भाव विभोर होकर कहते हैं कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी और आपका जो साहस यानी आपकी जो हिम्मत है वो प्रशंसनीय है, और ये जो जिम्मेदारी है वो आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। और ये जब अशोक बोलते हैं तो न्याय मंत्री निरुत्तर, यानी कुछ बोलने के लिए मतलब कि वो कुछ उत्तर नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे देखा, यहाँ पे भी हमारी जो कहानी देखी कि राजा है या फिर कोई सामान्य कोई भी व्यक्ति हो, न्याय मंत्री अगर चाहे तो वो राजा को मतलब अपराधी साबित ना भी कर सकते, बट जो शिशुपाल है उन्होंने ऐसा बोला था ना कि अगर मुझे कोई अवसर मिले तो न्याय किसे कहते हैं मैं बता सकता हूँ। मतलब न्याय करने के समय पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, बट जब न्याय करने के समय सब लोग एक ही समान रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। थैंक यू।